जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, अब की बार आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में सिलेक्शन के लिए लड़ाई करनी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट निकालना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट वीडियो से मैं टारगेट दोस्तों 85 प्लस क्वेश्चनों का लेकर चल रहा हूं। इसी हिसाब से मैं क्वेश्चनों को सेट करके लाता हूं ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट हम कवर करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जब भी मैं वीडियो लेकर आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जीके जीएस की वीडियो डेली शाम को 6 बजे मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं, तो शाम को 6 बजे दोस्तों चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और जितनी भी वीडियो आती है उन्हें सभी को अच्छी तरीके से याद करिएगा और अपना दोस्तों एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस का आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? सिजदा और पैबोस, ये दोस्तों एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपके ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन घूम के देखने को मिल रहा है। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी साथ ही साथ बताते चलना है और वीडियो के लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं और आपकी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। ठीक है, यदि किसी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका जो भी कोई सब्जेक्ट हो दोस्तों, कोई भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आ जाऊंगा जिसमें सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए, इसका आंसर आप बता दिया है, बलबन ने दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन अब आइए थोड़ा सा बलबन के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। यदि मैं बात करूं बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन दोस्तों कौन से वंश का? गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम आपको याद रख लेना है, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन। क्या दोस्तों? वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। ठीक है, अब मैं गुलाम वंश की बात करता हूं तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम वंश माना जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों बलबन की बात हुई है तो आपको बता दूं, बलबन दोस्तों 1226 ईस्वी में, कब? 1226 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने दोस्तों रक्त एवं लोह नीति अपनाई थी। पूछा जाता है कि रक्त एवं लोह नीति अपनाने वाला शासक कौन था, तो बलबन आपको याद रख लेना है। एक फारसी पर्व है जिसका नाम है दोस्तों नवरोज। नवरोज की शुरुआत किसने करी थी? तो नवरोज उत्सव की शुरुआत भी दोस्तों बलबन के द्वारा ही की गई थी। लेकिन इसका समापन कब कर दिया गया? जब औरंगजेब का शासनकाल आया, यानी मुगल वंश आया, तब औरंगजेब ने नवरोज को समाप्त भी कर दिया था। ठीक है, किसने शुरुआत करी, किसने समाप्त किया, ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, यदि मैं बलबन की बात करूं तो याद रखिएगा कि बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो रहता था। अमीर खुसरो, इसके बारे में आपने सभी ने पढ़ा होगा। अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बलबन से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें याद रख लेनी है। एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लीजिएगा बलबन से रिलेटेड, तुर्कान ए चिहलगानी। क्या दोस्तों? तुर्कान ए चिहलगानी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने शुरू किया था? तो याद रख लीजिएगा, तुर्कान ए चिहलगानी को शुरू करने वाला इल्तुतमिश था, जो 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया गया था। उसे दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी नाम दिया गया था, जिसे दोस्तों इल्तुतमिश ने शुरू किया था। लेकिन इसने जब इसका शासनकाल आया तो इसने दोस्तों इस तुर्कान चिहलगामी को समाप्त भी कर दिया था। ठीक है, तो एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं कि इसको समाप्त किसने किया था, रक्त एवं लोह नीति किसने अपनाई थी, और फारसी पर्व नवरोज आपको याद रखना है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका याद रख के चलना है और आंसर इसका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। मैं बता चुका हूं बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? सलीम चिश्ती, तो यहां पर देखिए सलीम चिश्ती की बात हुई है तो आपको पता होगा सलीम चिश्ती की दरगाह में कौन गया था? अकबर गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा की जब बात की जाए तो तीनों दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा कितनी है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको याद होगा कि कौन कौन से वो राज्य हैं, याद कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य दोस्तों दे देगा और पूछ लेगा कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपने बचपन में ही पढ़ ली होगी, मित्र पर गमछा झार। क्या दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में कुछ राज्य दे देगा और पूछ लेगा कि किससे होकर गुजरती है या किससे होकर नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्य आपको अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मैंने बताया कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मैंने आपको बताया दोस्तों मकर रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कैग, ये CAG कैग की यहां पर दोस्तों बात हुई है। भारतीय संविधान में CAG के कार्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? CAG कैग के कार्य का वर्णन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, यदि मैं कैग की बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में कैग का वर्णन दिया गया है। ठीक है, किसमें? 149 में। 148 की बात करूं तो याद रख लेना, इसमें दोस्तों कैग की नियुक्ति की बात की गई है। 151 की बात करूं तो याद रख लेना, कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दोस्तों अनुच्छेद 151 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 123 क्या है? आप सभी जानते होंगे। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की जब बात की जाती है तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यह भी आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यदि 1950 की बात करूं तो योजना आयोग आया था। 2015 की बात करूं तो नीति आयोग आया था। और 2007 की बात करूं तो पुंछी आयोग दोस्तों 2007 के द्वारा आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है जो भी चीज आपको याद नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पक्के टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश संजय दुबरी, ये सारी चीजें आपको याद रख के चलनी है। जो भी ऑप्शन आता है ना उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में अपने आप बन जाता है तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और जैसे ही दिमाग में बनता है आपको उसको रिवीजन भी तुरंत ही कर लेना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं उसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन मान लीजिए उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन आपको याद है ना वो दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। ठीक है ना, और तुरंत ही आपको उसका रिवीजन कर लेना है ताकि एग्जाम में ऐसे ही आप ऑप्शन देखें और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने की एक खास रणनीति आपको मैं बता के चल रहा हूं। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे यदि क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है?
मोनोजाइट बालू। तो मोनोजाइट बालू की यहाँ पर बात हुई है, आपको याद रख लेना है। मोनोजाइट बालू में यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम थोरियम मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और मोनोजाइट बालू है कहाँ पर, तो केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट में दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाता है मोनोजाइट बालू। तो याद आपको जरूर से रख लेना है कि मोनोजाइट बालू कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया था। लड्डू वितरण योजना, लड्डू वितरण योजना किस लिए लाई गई थी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए दोस्तों ये जो लड्डू थे ये उनकी सेहत के लिए बनाया गया था। ये प्रत्येक माह में 15 लड्डू जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वितरण किए जाने चाहिए। इस योजना को गवर्नमेंट लेकर आई थी और इसकी शुरुआत कहां से करी थी, तो अमित शाह ने दोस्तों इसकी शुरुआत गुजरात से करी थी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, गुजरात के गांधीनगर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है। कांडला बंदरगाह, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कांडला बंदरगाह भी आपका कहां पर स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन में यहां पर गलती हो गई है दोस्तों, कांडला बंदरगाह ऑप्शन आपको गुजरात याद रख लेना है। कहां पर है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। और अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। पंचमढ़ी की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है पंचमढ़ी। और इसे दोस्तों सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, आपको जरूर से याद रख लेना है। और पंचमढ़ी को मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य भारत का स्वास्थ्य वर्धक स्थल। जरूर से नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वास्थ्य वर्धक स्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। और पंचमढ़ी है कहां पर, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रख लेना है। कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। अग्नाशय, हृदय, गुर्दे, मूत्राशय, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों अग्नाशय एक ऐसा मानव अंग है जो एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, आपको याद रख लेना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आप सभी के लिए डेली शाम को 6 बजे मैं क्लास लेकर आ जाता हूँ जीके जीएस की, तो चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिए। इससे दोस्तों जीके जीएस के अलावा भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का कोई इंपोर्टेंट चैप्टर जैसे आपका कैलेंडर हो गया, टाइम वाला, घड़ी वाले हो गए, ये सारे चैप्टर मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों आपको चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था और बहुत बार पूछा गया था। तो आपको याद रख लेना है कि माओरी मूल निवासी कहां पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडा हड़प्पा स्थल कहां पर स्थित है। मांडा हड़प्पा स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है मांडा हड़प्पा स्थल, याद रख लेना। अब यहां पर महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र में कौन सा है, देमाबाद। कौन सा है दोस्तों, देमाबाद आपका महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। राजस्थान में कालीबंगा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों हरियाणा का आप जल्दी से बताइए, हरियाणा का क्या है, राखीगढ़ी। क्या दोस्तों, राखीगढ़ी आपको याद होगा, राखीगढ़ी कहाँ का है, हरियाणा का है। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजवेस्तिया कहाँ का समाचार पत्र है। इजवेस्तिया मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, रूस। रूस का एक समाचार पत्र है जिसे इजवेस्तिया के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। दोस्तों कितने क्वेश्चन आप राइट करते चल रहे हैं ये नोट करते चलिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है, और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी आपको कमेंट करके जरूर से बताना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दोस्तों ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों हिंदू विधवा विवाह की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, तो 1856 में, आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में दोस्तों केंद्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मध्य एशिया किसके अनुसार आर्यन का मूल घर था। किसने कहा था दोस्तों यह बात कि मध्य एशिया आर्यन का मूल घर था, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। मैक्स मूलर ने यह बात कही थी कि मध्य एशिया पहले आर्यन का मूल घर था, ठीक है। अब यहाँ बीजी तिलक की बात हुई है तो याद रख लीजिए, इन्होंने कहा था कि आर्य आर्कटिक महासागर से आए थे। दयानंद सरस्वती की बात करूं तो आर्य तिब्बत से आए थे, दयानंद सरस्वती ने कहा था। और विलियम जोन्स की बात करूं तो इन्होंने कहा था आर्य यूरोप से आए थे। ये तीनों चारों चीजें नोट डाउन कर लेना है। आर्य आर्कटिक महासागर से आए थे, ये किसने कहा था। आर्य तिब्बत से आए थे, ये किसने कहा था। आर्य यूरोप से आए थे, ये किसने कहा था। ऐसी चीजें एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछेगा और आप कंफ्यूज होकर आंसर गलत दे देंगे, तो नोट डाउन जरूर करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलता है। भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत का पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी, कहां पर, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता क्षेत्र है, यह 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये सारी चीजें पश्चिमी घाट से रिलेटेड आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में, अभी तक दोस्तों मैं इसकी 6 या 7 वीडियो लेकर आ चुका हूं। आपको सारी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर से वीडियो को देखिएगा और हर वीडियो के क्वेश्चन को नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा कहां पर स्थित है। भीमबेटका गुफा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों आपको याद रख लेना है भीमबेटका गुफा कहां पर स्थित है। ऑप्शन दोस्तों आपका डी राइट हो जाता है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा कहां पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और गुफाओं के शैल चित्र के लिए दोस्तों फेमस है और यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है भीमबेटका गुफा को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों गांधी सागर बांध की बात हुई है तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। चंबल नदी पर दोस्तों गांधी सागर बांध को बनाया गया है। किस नदी पर, चंबल नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको जरूर से इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश का शासक कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुषाण वंश का शासक कनिष्क दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था और यह बौद्ध धर्म के महायान भाग का क्या बोलते हैं अनुयायी था, याद रखिएगा, महायान संप्रदाय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और इसने दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, कहां पर, कुंडल वन में, ठीक है। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। 78वीं ईस्वी में दोस्तों इसने शक संवत चलाया था, जिसके हिसाब से आजकल भारत का कैलेंडर चलता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के दरबार में, कनिष्क के दरबार में चिकित्सक रहता था जिसका नाम था चरक, ठीक है। याद रखिएगा चरक एक महान चिकित्सक था जो एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने मदरसा बनवाने की शुरुआत की थी। मदरसा किसने बनवाना शुरू किया था, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों जब 1211 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था दिल्ली की, तो इसने दोस्तों क्या काम करा था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था, इसने मदरसे बनवाने शुरू किए थे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है।
मकबरे कई बनवाए थे इल्तुतमिश ने। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। मकबरों की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही करवाई थी और दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है, ये भी आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है रजिया सुल्तान को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस शासक को प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? प्रथम कल्याणकारी निरंकुश, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसे दोस्तों मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी सिंध, बेतवा, चंबल, उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। तीनों दोस्तों, सिंध भी इसकी सहायक नदी है, बेतवा भी और चंबल भी। एक और नदी पूछी जाती है केन, ये भी दोस्तों किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। इन 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे आप सभी के लिए दोस्तों जीके जीएस की क्लास में लेकर आता हूं, तो चैनल के साथ ना जुड़ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।